हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 8 अगस्त। 8 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमको मिले हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, वो सभी हम आपके सामने लेकर आए हैं आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों में से जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। साथ में आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं द ग्रेट बैरियर्स रीव्स, रिकवरी एंड वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट थ्रेट्स। तो देखो बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, एनुअल लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसमें पता चला है कि आज तक का ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ का लास्ट 36 ईयर्स का रिकॉर्ड टूट गया और हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरल कवर हमें मिला है ग्रेट बैरियर रीफ में। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, पहले तो ये बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि पूरा मुद्दा क्या है। तो देखो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का ये मैप आप देख रहे हो। ऑस्ट्रेलिया एक हमारे पूरे वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और इस स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको यहाँ पे ओशन एरिया में इस कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ एक चीज दिखेगी, एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये बैरियर रीफ बनी कैसे है? कोरल रीफ से ये बैरियर रीफ बनी है। और ये जो कोरल रीफ से बनी है ग्रेट बैरियर रीफ, इसी के बारे में बात हो रही है कि इसका हाईएस्ट कवर देखने को मिला है आफ्टर 36 ईयर्स। कहाँ पे है ये याद रखना, ये है पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो ये कोरल रीफ होता क्या है, तो देखो एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर किस तरह का होता है ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मूवीज वगैरह में, जब मरीन डाइविंग करते हैं तो जब पूरे पानी के बेस तक जाते हैं, ओशंस के बेस तक जाते हैं जो डाइवर्स होते हैं, तो आपको वहां पे कई सारे कलरफुल से स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे, दैट इज नोन एज कोरल रीफ। ओके, तो ये रीफ स्ट्रक्चर बनता कैसे है? देखो दो चीजों के मिक्सचर से ये रीफ स्ट्रक्चर बनता है। एक होता है कोरल पॉलिप, ठीक है। कोरल पॉलिप एक होता है और जो बेसिकली स्ट्रक्चर बनाता है, स्केलेटन बनाता है, ये होता है कोरल पॉलिप। दूसरा होता है एक एल्गी जिसका नाम है जूक्स एंथेले। ये दोनों जो हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में अब ये क्या करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि कुछ चीज ये प्रोवाइड करेगा एल्गी को और कुछ चीज एल्गी प्रोवाइड करेगा कोरल पॉलिप को। तो बेसिकली कोरल पॉलिप जो है स्ट्रक्चर या स्केलेटन प्रोवाइड करता है एल्गी को, जहां पे कि ये रिसाइड कर सके। एल्गी जहां पे रिसाइड कर सके ऐसा स्केलेटन प्रोवाइड करता है। और एल्गी इसके बदले में करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के साथ ये अपना फूड जनरेट करता है और इस फूड को शेयर करता है कोरल पॉलिप के साथ, जिसके कारण कोरल पॉलिप जो है इसको कलर भी मिलता है, एंड ये जो एल्गी है उसके कारण कलर भी मिलता है और साथ में फूड भी मिलता है और इसीलिए ये सर्वाइव कर पाता है। ओके, तो इन दोनों के इस तरह के सिम्बायोटिक रिलेशन के कारण ये कोरल रीफ बनते हैं। ठीक है, कोरल रीफ। तो ये क्या है बेसिकली, देखो कोरल पॉलिप्स एक रीफ स्ट्रक्चर है जो कि कई सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स के कारण बनता है। दे आर मेड अप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पॉलिप। तो पॉलिप क्या है? जेनेटिकली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म हैं। और ये जो है इनके बेस पे आपको एक हार्ड प्रोटेक्टिव लाइमस्टोन स्केलेटन मिलेगा और ये जो है कोरल रीफ का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, स्केलेटन बनाता है। जब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं लूक्स एंथेले के साथ, एल्गी के साथ, तब यहाँ पे कोरल रीफ बनती है, एक्चुअल कोरल रीफ बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाती भी हूँ, इस तरह की कोरल रीफ आपको दिखती है। और जब इसकी ब्लीचिंग हो जाती है, यानी कि ये अपना कलर छोड़ने लगती है, व्हाइट होने लगती है, तब बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? बेसिकली कोरल्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद जो आपको सिनेरियो देखने को मिलता है वो होती है कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, होता क्या है, कोरल्स जो है मैंने आपको बताया कोरल पॉलिप्स जो है सिम्बायोटिक रिलेशन में होती हैं एल्गी के साथ। और ये जो एल्गी है ये फोटोसिंथेसिस करके इसको कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कब तक चलेगी। एक प्रॉपर टेम्परेचर होगा तब तक ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलेगी। अगर टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ने लगेगा, क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, किसी भी कारण से अगर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो ये एल्गी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये एल्गी यहाँ नहीं रह पाएगा। तो एल्गी क्या करेगा? कोरल्स को छोड़ छोड़ कर जाने लगेगा। जब एल्गी कोरल्स को छोड़ छोड़ कर जाने लगेगा तो कलर भी ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी? इसकी ब्लीचिंग होगी। और इसके साथ एल्गी के थ्रू जो फूड मिल रहा था कोरल्स को,
वो भी नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली कोरल्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनका कलर जाने लगेगा, इनको यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिलने लगेगा और इनकी डेथ होने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर जो है इसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करता है, न्यूट्रिएंट्स और लाइट जो है ओशन की बदल जाती है, कोरल्स जो है वो स्ट्रेस्ड होने लगते हैं क्योंकि इनका जो कलर है वो जाने लगता है। क्यों जाने लगता है? क्योंकि एल्गी इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो काम कैसे होता है, ये जूक्सेंथेले जो है ये एल्गी है, ठीक है, ये इसका नाम याद रखना है जूक्सेंथेले। ये कोरल्स के अंदर रिसाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और कोरल्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं और इनको कलर्स भी देते हैं। ठीक है, कलर मिलता है, एल्गी के हिसाब से कलर होता है कोरल का। ओके, अब क्या होता है जब वाटर ये धीरे धीरे गर्म होने लगा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, तो जूक्सेंथेले को यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं कोरल्स। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही जूक्सेंथेले या एल्गी बाहर निकलते हैं, देखो इस तरह से बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे अपना कलर भी ले जाते हैं और अपना फूड भी यहाँ पे इनको नहीं दे पाते ये जूक्सेंथेले। तो कोरल्स जो है वो गिरने लगते हैं, डेड होने लगते हैं, इनका कलर जाने लगता है, ब्लीच होने लगते हैं। अब कोरल्स को रिकवर कर सकते हो अगर उनके में रेगुलर ब्लीचिंग नहीं हो रही है। कभी हो गई ब्लीचिंग और उसके बाद ऐसा फिर से रिकवर हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर रेगुलर ब्लीचिंग हो रही है तो फिर आप उसको यहाँ पे रिकवर नहीं कर पाओगे। और मेन 3 कारण जो कोरल ब्लीचिंग के हैं, एक है पॉल्यूशन, दूसरा है ओवरफिशिंग और तीसरा है ओशन एसिडिफिकेशन। ओके, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स। ओके, तो प्रीलिम्स बेस्ड कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। अब देखो न्यूज ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरल कवर देखने को मिला है 36 सालों के बाद। और ये जो है ये पूरा जो ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, ये क्यों ऑर्डर रिवर्स हो रहा है? देखो अभी क्या मिल रहा है ना कि अभी भी यहाँ पे वार्निंग दी गई है कि हो सकता है कि ये जो अभी रिकवरी हुई है या इतना बड़ा हाईएस्ट कवर देखने को मिल रहा है कोरल्स का, हो सकता है कि ये उल्टा जाने लगे, उल्टा वर्सन होने लगे सिचुएशन, और ये काफी ज्यादा इनको नुकसान होने लगे इस कोरल रीफ को। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है हमारे वर्ल्ड के, ग्लोब के बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज फिनोमेना। ओके, अब कोरल रीफ क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, एनिमल्स हैं जिनमें जिनमें स्पाइन नहीं होती, इन्वर्टिब्रेट्स उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, और ये जो है लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं प्लैनेट का। एक कोरल में क्या होता है, एक पॉलिप होता है, साथ में होता है एक जूक्सेंथेले, और ये जूक्सेंथेले मिलकर यहाँ पे कोरल रीफ बनाता है। 2 तरह के कोरल्स होते हैं, एक होते हैं हार्ड कोरल्स, दूसरे होते हैं सॉफ्ट कोरल्स। हार्ड कोरल्स वही होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट सी से निकाल के अपने स्केलेटन्स बिल्ड करते हैं, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते हैं। और हार्ड कोरल्स ही होते हैं जिनको डिटेक्ट करके आप किसी भी कोरल रीफ का हालत के बारे में, कैसी उनकी स्थिति है, ये समझा सकते हो, बता सकते हो। सॉफ्ट कोरल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट कोरल्स अटैच करते हैं अपने आप को उन स्केलेटन्स के साथ जो हार्ड कोरल्स ने बनाए हैं, या फिर जो पुराने यहाँ पे कोरल्स बने हुए हैं उनके ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली अपने आप को अटैच कर देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है। और याद रखना ऑस्ट्रेलिया की जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है इसको 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, अभी देखो ये जो पूरा सिस्टम है ये 2300 किलोमीटर तक बसा हुआ है, इतनी दूरी तक बसा हुआ है। लगभग 3000 से ज्यादा इंडिविजुअल रीफ इनमें है। ठीक है, और जो कोरल रीफ है इनको, जो ये कोरल रीफ है इनको ये जो है सपोर्ट करते हैं कई सारे मरीन बायोडाइवर्सिटी को। लगभग 25% जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की, उनको यहाँ पे कोरल रीफ सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो मरीन लाइफ है, ये मरीन लाइफ को भी सपोर्ट किया जाता है बाय द रीफ, और यहाँ पे काफी सारा फिशिंग इंडस्ट्रीज को भी काफी सपोर्ट मिलता है इस पूरी कोरल रीफ सिस्टम के कारण। और लगभग $2.7 ट्रिलियन एनुअली इतना इकोनॉमिक वैल्यू है इस कोरल रीफ पूरे इकोसिस्टम की, जिसके कारण यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री चल रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री चल रही है, ट्रेड इंडस्ट्री चल रही है। ओके, प्री कोविड टाइम्स में देखोगे तो और ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन था, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन लगभग $4.6 बिलियन का यहाँ पे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन था इस कोरल रीफ इकोसिस्टम का। अब ये नई रिपोर्ट्स क्या बोलती है? नई रिपोर्ट्स ने सर्वे किया और बोला कि अगस्त 2021 से लेके मई 2022 तक का ये पूरा सर्वे था, और ये रिपोर्ट ये बोलती है कि जो रीफ सिस्टम है ये धीरे धीरे रिजिलियंट हो रहा है, और धीरे धीरे जो डिस्टर्बेंस इसमें आई थी, जो हीट स्ट्रेस के कारण इसमें ब्लीचिंग हो रही थी, धीरे धीरे वो भी रिकवर हो रही है। लेकिन ये रिकवर तभी तक होगी जब तक ये जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं या जो क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो ये ब्लीचिंग होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम रहती है तब तक ही ये जो पूरा सिस्टम है ये चलेगा, तब तक ही ये पूरी जो डिस्टर्बेंस है वो कम होगी, रिकवर हो पाएगा पूरा सिस्टम। ओके, तो ये नया सर्वे दिखाता है कि इस बार का जो
जो हमारा जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसका जो पूरा कोरल कवर है काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर हुआ है और सबसे बड़ा कोरल रीफ कवर हमको देखने को मिला है। ओके, अभी जो फास्ट ग्रोइंग कोरल हैं, अभी इनको कुछ खतरे भी हैं। खतरे कैसे? जैसे कि साइक्लोन्स हो गए, पोल्यूशन हो गया, अटैक्स हो गए, स्टारफिश के अटैक्स हो गए, ठीक है, प्रीडेटरी अटैक्स भी होते हैं इनके ऊपर, ठीक है, हार्ड कोरल्स के ऊपर भी यहाँ पे प्रीडेटरी अटैक्स होते हैं। साथ में यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, वो सब भी हैं, हीट स्ट्रेस भी है। ओके, अब ये जो रीफ है, क्या ये रीफ हमेशा ऐसी ही रहेगी या रीफ का क्या होने वाला है आगे जाके, ये बात करते हैं। तो देखो, देखा गया है कि क्लाइमेट चेंज जो है, इसके साथ साइक्लोन और प्रेडेटरी अटैक्स, इनके कारण मेनली जो कोरल रीफ सिस्टम है वो खराब हो रहा है। कोरल्स का मैंने बताया आपको एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जूक्सिंथिले के साथ, और ये जूक्सिंथिले जब तक कोरल के साथ है तब तक कोरल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि हीट स्ट्रेस बढ़ने लगता है, ये जो कोरल्स हैं ये अपने जूक्सिंथिले को बाहर निकालने लगते हैं। जैसे ही एल्गी बाहर निकलने लगते हैं, वैसे ही एल्गी के साथ क्या होता है, एल्गी इनके कोरल्स को छोड़ के जाने लगते हैं और अपना कलर भी ले जाते हैं, इसीलिए कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है। और जब ये कलर ले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि एल्गी एक्सपेल आउट हो चुके हैं, यानी कि अब फूड भी नहीं मिलेगा कोरल्स को, तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे। और इन सभी के पीछे सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाला टेम्परेचर राइज। ये कहा जा रहा है कि अभी भी टेम्परेचर राइज तो होने वाला है, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज हमारा होगा। यूएन की असेसमेंट रिपोर्ट ने भी यही दिखाया, इसीलिए जो रिकवरी है हो सकता है कि स्लो डाउन हो जाए। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पे जो पहला मास ब्लीचिंग इवेंट हुआ था, अभी देखो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है ब्लीचिंग की। पहला हुआ था 1998 में, उसके बाद 2002 में हुआ, उसके बाद एक लंबे टाइम तक हुआ 2014 से 17 तक, उसके बाद 2020 में फिर से हुआ, अभी भी लास्ट में भी हुआ था। और यहाँ पे पता चला था कि जो लास्ट यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हुई थी उसमें क्या हुआ था कि लगभग 91% कोरल रीफ जो थी उसकी ब्लीचिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पे कहना ये है ऑथर्स का, इस पूरी रिपोर्ट के ऑथर्स का ये कहना है कि ब्लीचिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे का कैसा इकोसिस्टम रहेगा, कोरल इकोसिस्टम। अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोक लेते हैं, टेम्परेचर राइज को रोक लेते हैं, तब तो ये हेल्दी है, तब तो आसानी से रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब रिकवर करने के चांसेस कम हैं। ओके, तो ये हमने बात करी कोरल रीफ की, पूरी कोरल ग्रेट बैरियर रीफ की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। IAEA raises alarm over strikes at nuclear plant in यूक्रेन। तो हुआ यूं है कि यूक्रेन में एक न्यूक्लियर प्लांट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। आज आपका होमवर्क ये है कि एटलस में जाना, एटलस में देखना कि ज़ेपोरिज़िया की लोकेशन कहाँ है यूक्रेन में, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कहाँ है, और एग्जैक्टली इसके आसपास क्या लोकेशन आपको दिख रही है यूक्रेन में। यूक्रेन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम्स प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ओके, तो जो एटलस है उसमें जाके देखना ज़ेपोरिज़िया की लोकेशन। अब ज़ेपोरिज़िया जो है एक न्यूक्लियर प्लांट है और इसके ऊपर देखा जा रहा है कि रशिया जो है बार बार बॉम्बिंग कर रहा है, शेलिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो अभी शेलिंग हुई लास्ट कुछ दिनों में, शेलिंग हो रही है ज़ेपोरिज़िया पे, जो कि एक न्यूक्लियर प्लांट है और यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। तो अगर इसके ऊपर इसी तरह से बमबारी होती रहेगी, बॉम्ब्स हम गिराते रहेंगे, शेलिंग करते रहेंगे, तो क्या पता यहाँ पे न्यूक्लियर लीकेज हो जाए और न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाए, और इस न्यूक्लियर डिजास्टर के कारण कई सारे लोगों की जान जा सकती है। अभी देखो यूक्रेन और रशिया एक दूसरे को दोनों ही यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि दोनों ही साइड यहाँ पे न्यूक्लियर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। रशिया बोल रहा है कि यूक्रेन टेररिज्म कर रहा है, न्यूक्लियर टेररिज्म, और यूक्रेन बोल रहा है कि नहीं, रशिया न्यूक्लियर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियर टेररिज्म का एक नया कंसेप्ट निकल के आया और इसी के ऊपर IAEA जो है, देखो यहाँ पे हेड ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन्होंने बड़े कंसर्न जाहिर करे हैं कि ये जो ज़ेपोरिज़िया में हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको हम बहुत लाइटली ले रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो गया तो बड़े से बड़ा डिजास्टर हो सकता है और उसको हम रोक नहीं पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो IAEA के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। इंटरनेशनल, देखो यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका नाम है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये 1957 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर UN, और उस टाइम इसका नाम था वर्ल्ड एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसको बाद में जाके नाम चेंज किया गया और IAEA रखा गया। इसके हेडक्वार्टर्स हैं वियना ऑस्ट्रिया में, और ये UN जनरल असेंबली और UN सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को ही रिपोर्ट करता है। दूसरी चीज फंक्शंस की बात कर लेते हैं।
तो देखो इसमें ये जो है IAEA अपने मेंबर स्टेट्स के साथ, पार्टनर्स के साथ काम करता है सो दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसका सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज हो सके। साथ में जो भी न्यूक्लियर एनर्जी यूज हो रही है ग्लोबली, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी यूज हो रही है उसको पीसफुल यूसेज को ये प्रमोट करता है। मिलिट्री पर्पस के लिए न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको यूज करने से रोकता है, उसको प्रमोट नहीं करता, प्रिवेंट करता है। प्रोग्राम्स देखो कई सारे हैं IAEA ने, जिसमें IAEA ने या तो कंट्रीब्यूट किया है या तो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली या रेगुलेटरी बेसिस पर कंट्रीब्यूट किया है। पहला है प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी पैक्ट, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम दूसरा है, तीसरा है वाटर अवेलेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, चौथा है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फ्यूल साइकिल्स। तो चार यहाँ पे प्रोग्राम हैं जो कि IAEA के साथ बने हुए हैं। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय SSLV इन रॉन्ग ऑर्बिट नॉट यूजेबल। तो देखो हुआ यूं है कि जो अभी कुछ सैटेलाइट्स हैं जिनको अभी अभी भेजा गया था, नई नई स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाई गई थी और इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे यहाँ पे पहली बार कुछ सैटेलाइट्स भेजी गई। ठीक है, तो यहाँ पे पहली फ्लाइट ही थी ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, जिसमें दो सैटेलाइट्स को भेजा गया था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी एक तो, और दूसरी थी आज़ादी सैट। ओके, आज़ादी सैट। ओके, ये आज़ादी सैट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजी गई थी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू। लेकिन इशू क्या हो गया कि इस लॉन्च व्हीकल ने गलती से गलत ऑर्बिट में प्लेस कर दिया इन सैटेलाइट्स को, और इसीलिए अब ये सैटेलाइट्स हमारे किसी काम की नहीं बची हैं। तो पहले होना क्या था कि इनको सर्कुलर ऑर्बिट में डालना चाहिए था इस लॉन्च व्हीकल को, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में ना डालते हुए इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसे इनपुट कर दिया गया है, इसे डाल दिया गया है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में इन्हें प्लेस कर दिया गया है। SSLV ने इन सैटेलाइट्स को गलत ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। ओके, चलो तो पहली बात करते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये इंडिजीनियस व्हीकल है, पहली बात तो याद रखना, इंडिजीनियसली बिल्ड है, और ये मिनी रॉकेट लॉन्चर है। छोटे छोटे रॉकेट, छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स है उससे इनसे लॉन्च किया जा सकता है। और स्मॉल कमर्शियल सैटेलाइट्स हो गई जो लो अर्थ ऑर्बिट्स में हमको डालनी है 200 से लेकर 2000 किलोमीटर ऊंचाई पे, उनको हम यहाँ पे अलोकेट कर सकते हैं थ्रू दी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, यहाँ पे पेलोड कैपेसिटी कम ही है, 500 kg है। ओके, और यहाँ पे बेसिकली इसको डिजाइन किया गया है टू बोल्स्टर द एजेंसीज पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर। तो बेसिकली SSLV क्या करेगा, SSLV प्राइवेट सेक्टर को एक बूस्ट देगा, इनकरेज करेगा कि आप भी अपनी सैटेलाइट्स भेजो, और उसके लिए गवर्नमेंट आपको SSLV देगा जो कि आपकी सैटेलाइट्स को लॉन्च करके आएगा स्पेस में। ओके, और ये स्मॉलेस्ट व्हीकल है, 110 टन का मास है इसका बस, इसके अलावा बहुत ज़्यादा वेट इसका नहीं है, 110 टन का मास है इसका। इसरो ने बनाई है इसको, स्मॉलेस्ट व्हीकल है। ठीक है, 72 आवर्स लगे इसको इंटीग्रेट करने में। ठीक है, 72 आवर्स में ये इंटीग्रेट हो जाएगी और 6 लोगों से ये पूरी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये बन जाएगा। ओके, इसका कॉस्ट भी कम है, 30 करोड़ इसका कॉस्ट है, और बेस्ट सूटेड है ये मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो SSLV क्या है आपको पता होना चाहिए, और कैसे कैसे काम करता है ये भी पता होना चाहिए। अब एक और चीज़ देख लो, PSLV और GSLV, ये थोड़े एडवांस्ड सॉर्ट ऑफ लॉन्च व्हीकल हैं। ठीक है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इनका देखो ये SSLV से तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। हाइट देखो PSLV की 44 मीटर होती है, इसकी 49 मीटर है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेजेस PSLV में 4 हैं, इसमें 3 ही है। ठीक है, मास देखो कितना होता है, लिफ्ट ऑफ मास 320 टन है, इसका है लगभग 400 टन से ज़्यादा। ओके, 1993 में ये आ गई थी, ये 2001 में आई थी। PSLV से आप अर्थ ऑब्जर्वेबल सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हो। लगभग 1750 kg की ये लॉन्च करने के टाइम सैटेलाइट्स हो सकती हैं। 600 से 900 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे आप इनको भेज सकते हो सन सिंक्रोनस या पोलर ऑर्बिट्स में। GSLV सैटेलाइट, जो GSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसको आप जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसमें भेज सकते हो सैटेलाइट्स को। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये वाली जो PSLV है ये बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को भेजती है। ये जो है ये बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को भेजती है। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को अलोकेट करने का ऑर्बिट में काम होता है GSLV का। PSLV में 4 स्टेजेस हैं, कौन कौन से हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। ओके, तो सॉलिड और लिक्विड, फिर सॉलिड और लिक्विड, ये 4 स्टेजेस हैं। GSLV में 3 ही है, एक है देखो यहाँ पे, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है क्रायोजेनिक इंजन। तो यहाँ पे PSLV और GSLV में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए।
आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इशू है सेंटर मम ऑन अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ की लेप्रोसी ड्रग। तो लेप्रोसी एक बीमारी है जिसका एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो हमारे देश में नहीं मिल रहा, इसकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल हमारे देश में कम सी हो गई है। तो पहले देखते हैं लेप्रोसी के बारे में, फिर आएंगे वापस इस आर्टिकल पे। तो देखो लेप्रोसी के बारे में जो आर्टिकल है वो ये है, लेप्रोसी के बारे में जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है। पहला चीज़ तो ये कि लेप्रोसी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसीलिए इसको कॉज करने वाला बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो लेप्रोसी के कारण, जो लेप्रोसी के पीछे का जो कारण है बैक्टीरिया का, वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और जो लेप्रोसी है ये क्रोनिक डिसीज है, प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो याद रखना, लेप्रोसी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका नाम है जो कॉज करता है ये लेप्रोसी को, और ये क्रोनिक डिसीज है, प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसे हांसन डिसीज भी कहा जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसीज है ये, और इसमें स्किन हो गया, पेरिफेरल नर्व्स हो गए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ नोज, इन सभी पे, ये एरियाज पे ये लेप्रोसी आपको दिखाई दे सकता है। और याद रखना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है, लगभग 3 से 5 साल में निकल के आता है कि क्या क्या जो आपको सिम्टम्स हैं वो हो सकते हैं जिसके कारण आपको लेप्रोसी हो, ये पता चले। तो इंक्यूबेशन पीरियड बड़ा लंबा है, ओके, बहुत लंबे टाइम के बाद आपको पता चलता है कि आपको लेप्रोसी है। कहाँ कहाँ पे होता है देख लिया आपने, स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, लाइनिंग ऑफ द नोज एक्सेट्रा। ओके, देन मोड ऑफ द ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, मेनली एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। इंडिविजुअल्स जो हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अगर वो बातचीत कर रहे हैं, उनके एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स आप कंज्यूम करते हो या किसी भी तरह से क्लोज कांटेक्ट में आते हो, तो यहाँ पे आपको भी लेप्रोसी हो सकता है। इसका क्योर है मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी के थ्रू आप इसको क्योर कर सकते हो। मल्टी ड्रग यानी कि 3-4 ड्रग्स हैं जिनको साथ में कंज्यूम करने से आप इससे क्योर हो सकते हो। ओके, इसमें देखो कुछ सिम्टम्स याद रखना कि एक तो रेड पैचेस आपको देखने को मिलेंगे स्किन पे, दूसरा स्किन लेशन देखने को मिलेगा, स्किन के ऊपर कुछ नोड्यूल्स से जमा होने लगेंगे। ओके, नंबनेस होगी आपको आर्म्स में, हैंड्स में, लेग्स में। ओके, अल्सर्स आपको देखने को मिलेंगे फीट पे, जो पैर के तलवे हैं उस पे छाले हो सकते हैं, मसल वीकनेस हो सकती है, एक्सेसिव वेट लॉस हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है आपको अलोंग विथ लेप्रोसी। ओके, अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पे न्यूज ये थी कि जो मल्टी ड्रग थेरेपी हमने देखी ना जिसके थ्रू ये क्योर होगा, इस मल्टी ड्रग थेरेपी में मेनली 3 ड्रग्स हैं। इन 3 में से एक ड्रग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं मिल रहा हमारे देश में, हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रहा, जो जिसका नाम है क्लोफेजामाइन। ओके, क्लोफेजामाइन जो है ये एक ड्रग है जो काफी टाइम से नहीं मिल रहा। WHO ये कहता है कि टोटल जितने भी लेप्रोसी पेशेंट्स हैं वर्ल्ड में, उसमें से 60%, 66% से ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं अकेले इंडिया में हैं, जिनको ट्रीट किया जा सकता है 3 असेंशियल ड्रग्स को एक साथ यूज़ करके मल्टी ड्रग थेरेपी में। जिसमें देखो यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन से यहाँ पे आपको ड्रग्स लगेंगे। देखो, एक तो है राइफामेम्पिसिन, ठीक है, राइफामेम्पिसिन, और दूसरा है डेप्सॉन, ठीक है। इन दोनों को आप यूज करते हो विथ दिस ड्रग क्लोफेजामाइन, ठीक है। इन तीनों को जब साथ में यूज करते हो तब आपको ये जो क्योर है वो हो सकता है। और नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये तीनों ड्रग्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उन पेशेंट्स को दिए जाएंगे, ओके, जो भी यहाँ पे इन्फेक्टेड हैं। बहुत सारे लोगों को ये ड्रग्स नहीं मिल पा रहे, इसीलिए उनको प्राइवेटली खर्च करके, यहाँ पे आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर करके इन ड्रग्स को खरीदना पड़ रहा है। बाकी सारे ड्रग्स तो फिर भी ठीक है, जो क्लोफेजाइमाइन है ये तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण जो WHO है उनका कहना है कि हो सकता है कि हमारे देश में लेप्रोसी और बढ़ने लग जाए। और जो ये क्लोफेजाइमाइन है ना, इसको और भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, ओके, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। इसीलिए ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लोफेजाइमाइन। ओके, क्लोफेजाइमाइन इसका नाम है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो नेक्स्ट इशू है PM लॉर्ड स्टेट्स फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन फाइटिंग कोविड-19। तो हुआ यूं है कि नीति आयोग की एक मीटिंग थी, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी। इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने बड़ी तारीफ करी स्टेट्स की कि स्टेट्स बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, कोविड के टाइम पे भी बड़ा कोऑपरेट किया था स्टेट्स ने। तो देखो, पहले नीति आयोग की बात करते हैं, फिर आएंगे अगेन इस आर्टिकल पे। नीति आयोग, देखो आपको पता है नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 2015 में, 1 जनवरी 2015 को यहाँ पे नीति आयोग आया था। किसको रिप्लेस किया था नीति आयोग ने? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। प्लानिंग कमीशन क्या करती थी? नाम से क्लियर है, प्लानिंग किया करती थी हमारे देश के लिए। लेकिन ये प्लानिंग जो होती थी ये टॉप टू बॉटम प्लानिंग होती थी, यानी कि जो ग्राउंड लेवल था वो इंक्लूडेड नहीं था,
जो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं था। नीति आयोग में इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया, ख्याल रखा गया। अब जो नीति आयोग में प्लानिंग होती है वो बॉटम टू टॉप प्लानिंग होती है, ओके। और बॉटम टॉप प्लानिंग के साथ साथ यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को भी काफी यहाँ पे महत्व दिया गया है, फेडरलिज्म को भी, यानी कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनको भी काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। अब देखो इसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई है। पहले तो देखो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये याद रखना है। वाइस चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेंगे, ओके। गवर्निंग काउंसिल जो है, गवर्निंग काउंसिल अभी इसकी ही मीटिंग की बात कर रहे हैं हम। गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और जो टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। इसके साथ रीजनल काउंसिल भी होगी। रीजनल काउंसिल रीजनल इश्यूज के बारे में बात करेगी, रीजनल इश्यूज के बारे में प्लानिंग करेगी। इसमें जितने भी स्टेट्स उस रीजन में आते हैं उन सभी के चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यहाँ पे साथ में आएंगे, और साथ में प्राइम मिनिस्टर जिसको भी नॉमिनेट करेंगे वो इस रीजनल काउंसिल का चेयरपर्सन होगा। इसके साथ अडॉक मेंबरशिप भी होगी, यानी कि 2 मेंबर्स एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में हमेशा ही रहेंगे इस नीति आयोग में, जैसे कि जो लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनसे 2 मेंबर्स आएंगे हर बार नीति आयोग का मेंबर बनने के लिए, अडॉक मेंबर। इसके अलावा कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं, जैसे कि 4 मेंबर्स ऐसे रहेंगे जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहेंगे और एक्स ऑफिशियो मेंबर भी रहेंगे नीति आयोग के, और इनको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा एक सीईओ होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेंगे, जिसको फिक्स्ड टेन्योर के लिए, और सेक्रेटरी के रैंक का वो होगा। और इसके अलावा स्पेशल इनवाइटीज में कुछ एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, डोमेन नॉलेज वाले जो लोग हैं वो सब रहेंगे। आप मुझे बताना अपने कमेंट सेक्शन में, एक तो आप मुझे बताओगे अबाउट दिस यूक्रेन जेपोर्जिया न्यूक्लियर प्लांट। इसके अलावा आप मुझे बताओगे कि नीति आयोग का प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन और प्रेजेंट सीईओ कौन है, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, ओके। आगे बात करते हैं, तो देखो नीति आयोग के कुछ हब्स भी हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो है टीम इंडिया हब, जो कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करती है। दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो कि एक थिंक टैंक है नीति आयोग के लिए, ठीक है। और इसके अलावा नीति आयोग प्लानिंग तो करती है, जिसमें 3 डॉक्यूमेंट इन्होंने पब्लिश किए हैं। एक है 3 ईयर एजेंडा, एक है 7 ईयर एजेंडा और एक है 15 ईयर एजेंडा। अब बात करते हैं आज के आर्टिकल की, जिसमें कि गवर्निंग काउंसिल की बात हो रही है, जिसमें सभी सीएम्स को पार्टिसिपेट करना था, लेकिन फिर भी 2 सीएम यहाँ पे नहीं आए। एक तो बिहार के और एक तेलंगाना के सीएम यहाँ पे नहीं आए, ठीक है। इन्होंने, बाकी सबने मिलकर बहुत सारी बातें करी गवर्नेंस को लेकर, पेंडेमिक के दौरान स्टेट्स का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इसको लेकर, साथ में पब्लिक सर्विस की डिलीवरी को लेकर क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस सब के ऊपर बात हुई। अर्बनाइजेशन के ऊपर बात हुई, ये बात हुई कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को हमको यूज़ करना है लिविंग में, गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंट सर्विस डिलीवरी कैसे करनी है, ये सारी बातें यहाँ पे हुई। और बेसिकली ये बोला गया कि G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है, तो इंडिया का जो ये G20 समिट है या जो भी डेवलपमेंट है वो दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, सभी स्टेट्स को इसमें इंक्लूड करे जाने की कोशिश की जाएगी, ओके। तो हर स्टेट का फोकस जो है वो ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी पे बढ़ावा देने के बारे में यहाँ पे बात हुई। तो ओवरऑल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल जो है, गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन आ सकता है। एक और बड़ी रोचक सी खबर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर और बड़ी अनफॉर्चुनेट भी आप बोल सकते हो इसको, ये खबर आई है मध्य प्रदेश के अभी पंचायत इलेक्शन हुए थे। मध्य प्रदेश के जो पंचायत इलेक्शन हुए इसमें कई सारी विमेन जीती, क्योंकि काफी ज्यादा देखो विमेन, एक आर्टिकल है आर्टिकल 243 जो है वो बात करता है अबाउट द पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके। तो ये इन सब की बात होती है। तो इसमें मध्य प्रदेश का जो एक्ट है वो बोलता है कि लगभग 50% जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है सीट्स पे महिलाओं को, यानी कि विमेन को। अब ऐसे में क्या होता है कि लोग जो हैं अपने घर की बेटियां, अपनी वाइफ, अपनी बहू या अपने जो जो भी बहन है उनको खड़ा कर देते हैं इलेक्शन में, और उसके बदले जो जब वो लेडी जीत जाती है इलेक्शन तो उसके बदले यहाँ पे वही पर्सन, जो मेल अथॉरिटी है वो रूल करते हैं, वो उनके पोजीशन का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि एमपी में कई सारे पंचायत इलेक्शन हुए जिसमें कई सारी विमेन जीती, लेकिन जब जीत तो गई, लेकिन जब ओथ लेने की बारी आई, शपथ लेने की बारी आई, तो ये पाया गया कि यहाँ तो ये विमेन अपने घर पे बैठी हुई थी, यहाँ तो अपने कोई कामों में लगी हुई थी, और इनके बदले इनके हस्बैंड, इनके फादर इन लॉ, इनके ब्रदर इन लॉ, ये सब लोग यहाँ पे शपथ ले रहे थे, ओथ ले रहे थे। तो यहाँ से निकल कर आता है एक कंसेप्ट ऑफ सरपंच पति। सरपंच पति बेसिकली यही है, इंडिया में यही होता है कि जहाँ पे रिजर्वेशन है वहां पे महिलाओं को खड़ा तो कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल बागडोर सारी गवर्नेंस की, जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट्स हैं, वो उनके हस्बैंड, उनके फादर, उनके ब्रदर, उनके
सन, इन सबको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी भी रिजर्वेशन में एक लूप होल बड़ा ये भी है, ये सरपंच पति वाला कंसेप्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे आज आपसे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए आ रहा है एक बड़ा बम्पर सरप्राइज। ओके, ये सरप्राइज आपके लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने का, और इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप अपने गोल के तो करीब जाओगे ही जाओगे, साथ में आपको कुछ और भी बेनिफिट्स मिलेंगे मेरी साइड से। तो कोशिश करना कि एक भी वीडियो अभी आप मिस ना करो, स्किप मत करना, क्योंकि जो पूरा सरप्राइज है इन वीडियोस से रिलेटेड ही है। ओके, so that was all for today. Thank you for watching and have a very good day.